अगर आप स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाहते हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं डिफरेंट चीज़ों को लेके कि आपको किस कंट्री को सिलेक्ट करना चाहिए और अपनी सेल्फ असेसमेंट आपने किस तरह से करनी है, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मेरा नाम है जुनैद सुहेल और मेरे साथ मौजूद है मिस्टर अजीम कासिम एंड वेलकम यू ऑल टू एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की इस वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं स्टडीज के लिए तो आप अपनी खुद की सेल्फ असेसमेंट किस तरह से कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनको आपको अपनी डेस्टिनेशन चूज करने से पहले उसके बारे में देखना चाहिए और उसको सोचना चाहिए रिगार्डिंग योर क्वालिफिकेशन, बजट, जो भी इसमें पॉइंट्स आएंगे उस बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। जी तो जिन साहब, अगर कोई शख्स या कोई स्टूडेंट बाहर जाकर स्टडी करना चाहता है तो उसको अपनी सेल्फ असेसमेंट के लिए किन किन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए? जुनैद, टॉपिक आज का बड़ा अच्छा है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा व्यूअर से कि वो जो भी इंटरेस्टेड हैं स्टडी अब्रॉड के लिए वो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि हम इसमें तमाम वो एस्पेक्ट्स बताएंगे कि आप अपनी सेल्फ असेसमेंट कैसे कर सकते हैं किसी से कंसल्ट किए बगैर, यानी कि किसी फ्रेंड से, किसी फैमिली मेम्बर से, किसी एजुकेशन एजेंट से आप कंसल्ट किए बगैर अपनी सेल्फ असेसमेंट कैसे कर सकते हैं कि आपको किस कंट्री में जाना चाहिए और कैसे जाना चाहिए, क्या एक्सपेंस वगैरह सारा बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे जो पहला पॉइंट आता है जब आपने सेल्फ असेसमेंट करनी है कि अब आपका प्लान बन गया कि भाई मैंने अब स्टडी करने के लिए बाहर जाना है, आपने रियलाइज़ कर लिया जी कि मैंने अब स्टडी करने के लिए बाहर जाना है। सबसे बड़ा जो पॉइंट आपने देखना है वो ये है कि आपकी जो है वो लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है। लास्ट क्वालिफिकेशन से मेरा मुराद ये है कि कुछ ऐसी क्वालिफिकेशंस हैं जिनके ऊपर आप स्टडी अब्रॉड के लिए नहीं जा सकते। लेट्स सपोज अगर आपने अभी रिसेंटली मैट्रिकुलेशन पास किया है, अपना मैट्रिक पास किया है, तो आपके लिए बड़ी कम ऑप्शंस हैं। आपके सिर्फ यूके में 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 3-4 होंगी जो आपको मैट्रिक की बेस के ऊपर एक्सेप्ट करती हैं। यूरोप कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, इवन यूएसए भी एक्सेप्ट नहीं करता, कनाडा भी एक्सेप्ट नहीं करता, ऑस्ट्रेलिया भी एक्सेप्ट नहीं करता, नॉट इवन स्वीडन, यूरोप में कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। इसी तरह अगर आपकी स्टडीज़ में गैप बहुत ज़्यादा है, हमें अक्सर इंक्वायरीज आती हैं कि सर 2001 में मैंने बीए किया था, सर 1980 में मैंने जो है ना वो एमए किया था। तो ये वो प्रोफाइल्स हैं जो क्वालिफाई नहीं होती। सबसे पहले आपने देखना है कि क्या आपकी आपकी एजुकेशन इतनी है कि आप बाहर जा सकते हैं, या अगर आपने बीए इस्लामियात किया हुआ है, या अगर आपने एमए उर्दू किया हुआ है, एमए इस्लामियात किया हुआ है, तो भी आप बाहर नहीं जा सकते। इसी तरह कुछ सर्टन क्वालिफिकेशन से हमारे यहाँ पे आजकल जो है ये डिग्री, क्या नाम उसका, बीटेक की शायद डिग्री, हाँ, उसकी बड़ा लिमिटेड स्कोप है बाहर जाने के लिए। उसी तरह जो हमारी डिग्री है यहाँ पर, क्या नाम उसका, डॉक्टर ऑफ होम्योपैथिक जो डिग्री है पाकिस्तान की, उनके उनके लिए बहुत कम ऑप्शंस हैं स्टडी अब्रॉड के लिए। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो ये देखना है कि आपके स्टडी में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपकी एजुकेशन यानी कि 16 साल की है, अगर आपका ऑनर्स डिग्री है, अगर या 16 साल की एजुकेशन है, 2+2 है, तो फिर तो आपके पास गैप जो है ना वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन कम है और आपका इंटर है, मैट्रिक है, ओ लेवल्स है, ए लेवल्स है और उसमें गैप ज्यादा है आपका, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होते। तो जो पहला पॉइंट है जुनैद वो ये है कि आपने अपनी क्वालिफिकेशन देखनी है कि आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है। ये आपका पहला पॉइंट है। सर, जैसे आपने बताया कि क्वालिफिकेशन डेफिनेटली बहुत ज्यादा मैटर करती है। हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स के साथ। तो गैप वाला जो सीन है आपने बताया कि वो गैप आप खुद भी देख सकते हैं कि एक बच्चा जिसका 7-8 साल 10 साल का गैप है, तो वो वैसे ही प्रूव यूनिवर्सिटी के देखते हैं कि इसका इतना ज्यादा गैप है, अब ये क्यों पढ़ना चाहता है। तो आपकी इंटेंशंस जो हैं वो उसके अंदर रॉन्ग, उनके आगे वो इंटरप्रेट उसको करते हैं कि सेटलमेंट के लिए आ रहे हैं, जो भी इसका प्रोसेस है उस वजह से आ सही रहा नहीं है। 10 साल बाद स्टडी करने का याद आ गया अचानक से, या तो आपका कोई करियर हो ना बड़ा अच्छा, बैंक में जॉब कर रहे हैं, फिर तो आपका कोई प्रोफेशनल कोई डिग्री में आप बात प्रोफेशनल डिग्री भी हो, जैसे एमबीबीएस जो है डॉक्टर्स हैं वो जा सकते हैं, 10 साल बाद चले जाएं, लॉयर्स जा सकते हैं, मीडिया पर्सनल जा सकते हैं, टीचर्स जा सकते हैं। अगर आप करियर आपका स्टार्ट ही नहीं हुआ और आपने बिजनेस किया है, आपके पास कोई इस तरह का रीजन ही जाने के नहीं है, तो फिर टाइम वेस्टिंग है, आपका बजट, पैसे भी ज़ाया होंगे और आपका टाइम भी ज़ाया होगा। लेकिन सब अगर किसी स्टूडेंट ने बाहर जाने के लिए सेल्फ असेसमेंट तो वो कर रहा है, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो कंट्री कैसे डिसाइड करे कि उसको किस कंट्री के अकॉर्डिंगली अपनी असेसमेंट करनी चाहिए। जिन्हें इसमें जो सेकंड पॉइंट है ना, मैं जो क्वालिफिकेशन के बाद कंट्री भी उसमें आ जाएगा। सेकंड पॉइंट ये है कि आपका बजट कितना है। काफ़ी स्टूडेंट इस तरह के होते हैं जो स्टडी अब्रॉड का फैसला लेने के बाद सर्च शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं होता कि मेरा बजट जो है ना वो कम है और जिस कंट्री में जाना चाह रहा हूँ उसका बजट ज़्यादा है।
अब इसके अंदर लेट्स सपोज अगर आपने कनाडा जाना है तो उसके लिए आपको पता है एसडीएस के अंदर कुछ 30-40 लाख रुपए का एक्सपेंस आ जाता है। यूएसए जाना है फिर भी आपको 25-30 लाख का एक्सपेंस चाहिए। यूके जाना है फिर भी आपको 15-20 लाख 25 लाख चाहिए। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया जाना है 10-15 लाख रुपए उसके लिए भी चाहिए। अब यहाँ पर एक आ जाता है पहलू के जो है स्कॉलरशिप्स, उसके लिए बच्चे कहते हैं स्कॉलरशिप मिल जाए। होता ही है कि स्टूडेंट बेसिकली स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे होते। 2.5 जीजीपीए है, आईएलटीएस नहीं है और ग्रेड्स बहुत लो है मैट्रिक में, इंटर में, ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में। और जहाँ पे स्कॉलरशिप की बात आती है वहाँ बात आती है कंपटीशन की। किसी भी कंट्री में आप स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे वहाँ पर कंपटीशन बहुत हाई होगा। यानी कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे यूके की अगर आप बात करें वहाँ पे जो मेन स्कॉलरशिप्स है, जैसे रोड स्कॉलरशिप्स है, वहाँ पे शिवलिंग स्कॉलरशिप है, वहाँ पर कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है, इसी तरह यूएस एड है। तो इनकी 2-2 3-3 सीट्स होती हैं पाकिस्तान के लिए। अब 2-3 सीट्स के लिए आप देखें कितना हाई कंपटीशन होगा। और इसी तरह कनाडा की बात करें वहाँ पर भी लिमिटेड जो है ना वो ऑप्शंस होती हैं स्कॉलरशिप्स की, और स्टूडेंट्स की प्रोफाइल नहीं होती, मतलब कि ग्रेड्स लो है, ना एसएटीज है, ना जीआरई है, ना जीमैट है, इवन कि आइल्स भी नहीं है, और फिर डिमांड होती है स्कॉलरशिप की कि हमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाए। तो ऐसे नहीं होता। या तो आपकी कोई बहुत हाई प्रोफाइल हो, आपकी बहुत अच्छी जो है ना एजुकेशन होनी चाहिए, आपके अचीवमेंट्स हों, आपके पास एसएटीज हों, जीआरई हो, आपके पास अच्छा आइल्स हो, आपके ग्रेड्स जो है ना वो 90% हो, फिर आप जो है ना वो क्वालिफाई करते हैं स्कॉलरशिप के लिए। और फिर आपने अपना बजट देखना है। अगर आपका बजट बिलो 10 lakhs है तो आपने उन कंट्री में एफर्ट करनी है जहां पे आपका एक्सपेंस बिलो 10 lakhs हो। हमारे पास इंक्वायरीज आती हैं, सर मैंने कनाडा जाना है, बजट मेरा कुछ 10-12 लाख रुपया है। अनफॉर्चुनेटली आप उसमें नहीं फॉल कर सकते, क्योंकि इंश्योरेंस भी पे करनी होती है, आपने फीस भी पे करनी है, आपने एम्बेसी फीस पे करनी है, आपने क्या नाम उसका टीबी टेस्ट करवाना, यूनिवर्सिटी की फीस जो मेजर एक एक्सपेंस है आपका 15-20-10-12 लाख आपने यूनिवर्सिटी की फीस पे करनी है। तो सेकंड जो पॉइंट है जुनेद आपकी सेल्फ असेसमेंट का, दैट इज योर बजट, कि आपका बजट कितना है। और आपने हमने बल्कि मैंने कैटलॉग सारी हम कल बैठ के बना रहे थे, हमने वो सारी जो है ना अपने वो फेसबुक पेज के ऊपर भी और व्हाट्सएप के ऊपर डिस्प्ले कर दी है हमने। वहां पर आप देख सकते हैं कि आपका जो बजट है वो किस कंट्री में फॉल करता है। लेकिन सब ये तो बात हो गई हमारे, जब हम कंट्री सिलेक्ट कर रहे हैं, बच्चा अपना बजट देख रहा है, उसके बाद उसकी क्वालिफिकेशंस हैं। अब स्कॉलरशिप के बारे में भी आपने बताया कि स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होने के लिए सबसे पहले आपको खुद ये बात पता होना चाहिए कि अगर आपके ग्रेड्स जो हैं वो DECs हैं ओए लेवल्स के अंदर, या आपके पास अगर मैट्रिक इंटर में बिलो 50%, 60%, 70% इवन आपके बिलो है, तो आप एक्सपेक्ट ही ना करें कि आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, क्योंकि वहां पर कंपटीशन की बात है और दुनिया में बहुत ज्यादा लोग उसके ऐसे लिए होते हैं। ये है जुनेद कि जैसे अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स लगते हैं वो आप अवेल कर सकते हैं। पार्शियल स्कॉलरशिप हमने काफी स्टूडेंट्स को लेके दी हैं जिनके डी और सी से, उसमें वो प्रमोशंस और स्कॉलरशिप चल रही होती हैं कंट्री के लिहाज से, कोर्स के लिहाज से, तो उसमें कुछ 4-5-3-4 हज़ार 5-8 हज़ार की स्कॉलरशिप मिल जाती है। लेकिन फुली फंडेड के लिए कंपटीशन बहुत हाई होता है। फुली फंडेड की ही मैं जाहिर सी बात कर रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो हैं वो फुली फंडेड में ज्यादातर इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि एक तो खानदान में नाम भी होता है उससे कि फुली फंडेड में। जो पार्शियल स्कॉलरशिप्स हैं वो तो आपको लो ग्रेड्स के ऊपर भी मिल जाती हैं। काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको $4,000-5,000 $8,000 तक आपको डिस्काउंट दे देती हैं यूनिवर्सिटीज, कि आप अपने हायर स्टडीज को जो है वहां पर कैरी ऑन करें। अच्छा, डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? जैसे मैंने बताया आपको कि आपने अपनी क्वालिफिकेशन देख ली, उसके बाद आपने अपनी बजट देख लिया, स्कॉलरशिप का पता चल गया आपको। अब आपने देखनी है कि उस कंट्री की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट तो नहीं है। जैसे मैं आपको देता हूँ एग्जांपल कि मेडिकल की मेडिकल ले लें, खुदा ना खास आपको टीबी का मसला है, आपको कोई और इशू है जो आप फुलफिल नहीं कर सकते, तो आप उस कंट्री में ना अप्लाई करें। अगर उस कंट्री की कोई करेक्टर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है जो आप नहीं फुलफिल कर सकते, आप उसमें ना अप्लाई करें। अगर उस कंट्री की कोई अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट ऐसी खास है, यानी कि आपने काउंसिल से टेस्ट करवाना है, आपने HEC से करवाना है, आपने सील्ड एंड मेलअप तैयार करवाने हैं। आजकल काफ़ी हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में कैंपसेस हैं जो HEC से एफिलिएट नहीं है और उनकी डिग्री बच्चों के पास है, HEC टेस्ट नहीं कर रही, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते किसी खास कंट्री में, जैसे स्वीडन है, कनाडा है। तो एक स्पेसिफिक, अब जैसे इसकी रिक्वायरमेंट है कनाडा की GIC की, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, वो कैनेडियन आपको, आपके पास डॉलर अकाउंट होना चाहिए पाकिस्तान में जिससे आपने वो GIC परचेज करना है। अगर आपके पास डॉलर अकाउंट नहीं है या अगर आप नहीं परचेज कर सकते तो भी आपको जो है ना उसमें अपनी एफर्ट नहीं करनी चाहिए। इसी तरह किसी अगर कंट्री की, जैसे ये जर्मनी का जो है वो ब्लॉक अकाउंट है, आपने वहाँ पर 20-22 लाख रुपए जमा करवाना है जर्मनी के अंदर,
अगर आप वो फुलफिल नहीं करते तो फिर आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट है। तो इसी तरह अब बात करते हैं उसकी, लेट्स सपोज ये स्वीडन के ऊपर कंट्री, मुझे नाम भूल गया उसका, फिनलैंड की बात करते हैं। फिनलैंड में एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स का पूरा एक प्लंदरा चाहिए होता है। आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, स्पॉन्सर की इनकम कहाँ से आ रही है, उसकी क्या नाम, उसका एनटीएन कहाँ पर है, उसके अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने चाहिए, फिर उसके पास बाकी पैसे होने चाहिए कि अपने आपको सपोर्ट कर सके, उसका इनकम प्रूफ, उसका बिजनेस, वो सारा कुछ चाहिए। तो अब अगर वो आप फुलफिल नहीं करते तो आपको जो है ना वो उसमें जो है ना एफर्ट अपनी ज़ाया, इस तरह की कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती हैं जो आपको देख लेना चाहिए कि क्या मैं फुलफिल कर पाऊंगा फ्यूचर में कि नहीं। अगर आप नहीं कर पाते उस कंट्री की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको उस कंट्री के लिए एफर्ट करनी चाहिए। सिमिलरली जैसे आपने बताया कि कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, जैसे हम काफी सारे ऑस्ट्रिया के जो हमारे केसेस थे, बिल्कुल ऐसे ऑस्ट्रिया की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। आपको लीगलाइजेशन पहले करवानी पड़ती है, और अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो लीगलाइजेशन के अंदर वो आप बंदा भेजते हैं उसको वेरीफाई करवाने के लिए। ऐसे ही तो है। इस तरह की हर कंट्री की डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट, इसको अप्लाई करने से पहले आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, या आप किसी ट्रेंड एजेंट या प्रोफेशनल से बात करके उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि आपकी प्लानिंग क्या है, बजट क्या है, और आप बेसिकली चाह क्या रहे हैं कि आप किस कंट्री में जाना चाहते हैं। मतलब वीजा रेशियो जो कंट्री की है वो किस हद तक मैटर करती है आपके डिसीजन को लेके? जिन्हें ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब आपने सारा कुछ कर लिया, आपने एजुकेशन चेक कर ली, अपनी बजट चेक कर लिया, आपने स्कॉलरशिप्स का चेक कर लिया, कंट्री की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट चेक कर ली है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है वीज़ा रेशो। आपको किसी भी कंट्री ने अप्लाई करने से मना नहीं करना, किसी भी कंट्री में अप्लाई कर दें, आपको उन्होंने ये नहीं कहना भाई अप्लाई ना करें हमारे पास। द थिंग इज कि क्या आपको इतनी एफर्ट करने के बाद वीज़ा मिलेगा? आपने 3 माह, 6 माह, 5 माह एफर्ट की, क्या उस कंट्री ने आपको वीज़ा ग्रांट करना है? आपने ये देखना है कि उस कंट्री की वीज़ा रेशो कितनी है। यूरोप के इतने कंट्रीज हैं, ठीक हो गया, पाकिस्तान में उनकी वीज़ा रेशो नहीं है। ऑस्ट्रिया है, इटली है, फिनलैंड है, स्लोवेनिया, लटविया, कितने ही स्पेन है, हंगरी की चलो फिर भी ठीक है कुछ। कितने एंट्री ऐसे जिनकी फीस 1000 यूरो है, 500 यूरो है, 200 यूरो है। स्टूडेंट्स हमें मैसेज करते हैं सर इसकी फीस बड़ी कम है ये लटविया की, और मैंने यहाँ अप्लाई करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी वीज़ा रेशो ही नहीं है। पोर्चुगल को देख लें आप, कहते हैं उसकी वीज़ा रेशो ही नहीं है। तो कनाडा को देख लें, अगर आप, हर बच्चे की ख्वाहिश है मैं कनाडा चला जाऊँ, लेकिन कनाडा की वीज़ा रेशो नहीं है। तो सबसे पहले आपने जब असेसमेंट करनी है तो अब आपने वीज़ा रेशो का बहुत ख्याल रखना है कि क्या जिस कंट्री में अप्लाई कर रहा हूँ इसका वीज़ा मुझे मिलेगा। ये सिर्फ अप्लाई करने से, एप्लीकेशन लॉगिन करने से तो आपका फ़ायदा नहीं ना कोई होना। आपने इतनी एफर्ट की है, आपने उस पर इन्वेस्टमेंट किया, आपने अपने डॉक्यूमेंट सारे कंपाइल किए, एडमिशन लिया, सारा कुछ करने के बावजूद अगर वो कंट्री आपको वीज़ा ही ना दे, जैसे नॉर्वे है, जैसे जर्मनी है, जैसे लटविया है, वो मतलब कि बगैर किसी वजह के आपको रिफ्यूज कर देते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो ऑस्ट्रिया है, इसी तरह काफी यूरोपियन कंट्री, प्रिडिक्टेबल नहीं है वो लोग। हाँ प्रिडिक्टेबल नहीं है, उनकी कोई खास पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान को लेके। तो वहां पे अप्लाई करने से बेहतर है कि आप उस कंट्री अप्लाई करें जहां पर आपकी वीजा रेशियो अच्छी है। और सेकेंडली अगर आपने साथ में बच्चों को लेकर जाना है, साथ अपनी स्पाउस को लेकर जाना है, फिर वो देखें कौन सा ऐसा कंट्री है जो स्पाउस को, डिपेंडेंट को अलाउ तो सब करते हैं, यूएसए भी अलाउ करता है, कनाडा भी अलाउ करता है, ऑस्ट्रेलिया भी अलाउ करता है, लेकिन वीजा कौन देता है? बात तो ये है कि जो वीजा दे आपको वो देखना पड़ेगा कि कौन सी कंट्री आपको वीजा देती है। तो ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने ये देखना है कि किस कंट्री की वीजा रेशियो है और कौन सा कंट्री आपको वीजा ग्रांट करेगा। अगर आपको वीजा ही ना मिला तो आपकी सारी एफर्ट जो है ना वो ज़ाया चल जानी है। तो सब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया वीजा रेशियो वाला, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो डिसीजंस हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपका वीजा मिलेगा भी या नहीं। क्योंकि अगर आप देखें कि मुझे यहाँ पे ये चीजें मिल रही हैं लेकिन वहाँ वीजा नहीं, कब करते हैं फिर भी इसको ट्राई करते हैं, लेकिन उस ट्राई का फायदा नहीं, आपका टाइम वेस्ट है, आपका गैप आ जाएगा उसकी वजह से। तो लिहाजा उस चीज से जितना आप करें, और जिस कंट्री में आपको लगता है कि आपके चांसेस बन सकते हैं आप उसी को परस्यू करें। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं कि क्या जो सेटलमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट जैसे रिसेंटली यूके ने पीएसडब्ल्यू ओपन किया है, तो इस सिनेरियो के अंदर ये चीज कितनी मैटर करती है आपके डिसीजन को लेके? जिन्हें काफ़ी मैटर करती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है ना वो जो स्टडी अब्रॉड की वर्किंग कर रहे होते हैं, दे आर लुकिंग फॉर सेटलमेंट्स कि भाई हम किसी और कंट्री में जाके सेटल हो जाएं, हम कनाडा जाकर सेटल हो जाएं, हम यूएसए जाकर सेटल हो जाएं। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि जब आपने कंट्री को चूज़ करना है तो आपने देखना है कि क्या वहाँ पर सेटलमेंट ऑप्शंस हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो वो उसका रूट क्या है,
आपने PSW पे शिफ्ट होना है, फिर आपने PR पे जाना है, और अगर नहीं है तो फिर आपके लिए अल्टरनेटिव क्या ऑप्शन, जैसे अक्सर लोग मलेशिया में पढ़ने जाते हैं, टर्की पढ़ने जाते हैं, या स्पेन में पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पर इटली में चले अदर वेज जो है ना वो यूज़ करके अपनी PR जो अप्लाई कर देते हैं, लेकिन एक ख़ास कोई वहाँ पे स्ट्रीमलाइन प्रोसेस नहीं है, कोई रूट नहीं है आपकी कोई सेटलमेंट का। डिफाइंड चीज नहीं है उनके जैसे पास। कनाडा में है, जैसे USA में है, जैसे UK में है, ऑस्ट्रेलिया में है, स्वीडन में है, जर्मनी में है, बाकी कंट्रीज में ऐसे डिफाइंड जो है ना वो रूट और सेटलमेंट जो है ना वो प्लान्स नहीं है। तो ये चीज़ आपने खास कर रखनी है कि अगर आपका प्लान ये है कि आपने वहाँ जाकर सेटल्ड होना है और वहाँ भी काम करना है, तो फिर आपने वो कंट्री चूज करना है जिसका कोई डेफिनेट रूट प्लान हो, ताकि आप स्टडी के बाद उस पर शिफ्ट हो सकें। ठीक है जीन साहब, ये भी बड़ा एक अच्छा पॉइंट आपने बताया हमें कि अगर आप सेटलमेंट को भी सीख कर रहे हैं तो तब भी उसके अंदर काफी सारे जो फैक्टर्स हैं उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। अच्छा, अब सेटलमेंट के अंदर भी दो तरह से है। कुछ लोग ये देख रहे होते हैं कि वो उनको अर्ली सेटलमेंट मिल जाए और वहां पे सेट होके पक्के होने वाले, जिसको हम बोलते हैं अपनी जुबान में। तो जो करियर ओरिएंटेड लोग हैं, क्या उनको सेटलमेंट की बजाय अपने करियर को ज्यादा फोकस करना चाहिए कि किस कंट्री में उनका है स्कोप ज्यादा, या उनको भी सेटलमेंट साथ लेनी चाहिए? जिन ये बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। इसमें देखें दो तीन चीज़ें आती हैं। जैसे अब लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ लॉयर्स की। अब लॉयर्स कहते हैं, ज़्यादातर हमारा ख्वाब होता है लॉयर्स का, बीइंग अ लॉयर, कि हम बार एट लॉ करें, बैरिस्टर बने। अब बार एट लॉ के लिए आपके पास सबसे अच्छी जो ऑप्शन है वो यूके की है। फिर भी काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में एफर्ट करना चाह रहे होते हैं कि हमारा यहाँ उसमें फ़ायदा नहीं होगी आपका, क्योंकि अगर आपने बार एट लॉ करके वापस पाकिस्तान आना है, यहाँ पर आगे अपना अपना करियर जो है ना वो कंटिन्यू करना है, परसू करना है, तो आपके लिए सबसे अच्छी जो ऑप्शन है वो यूके की ऑप्शन है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं डॉक्टर्स की, बात करते हैं, कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो स्पेशलाइजेशन करने जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, उसमें भी जो है ना वो यूके और USA, ये दो जो हैं वो उनके लिए अच्छी ऑप्शंस हैं। अगर आपने पढ़ के वापस आना है वहाँ से, आप करियर ओरिएंटेड हैं और आप चाह रहे हैं कि मैंने सिर्फ स्टडी करके वापस आना है, मेरी डिग्री चाहिए। इसी तरह अगर हम बात करते हैं आपकी फील्ड की, सहाफ़त की बात कर लें, उसमें भी जो है ना वो यूके जो है ना वो लीड कर रहा है। उसकी जो जितनी भी डिग्रीज़ हैं यूके की, जर्नलिज्म की, जितनी भी रेलिवेंट फील्ड है, इसमें यूके और कनाडा दो जो कंट्रीज़ हैं वो इस टाइम लीड कर रहे हैं। तो इस तरह अगर आप करियर ओरिएंटेड हैं और अगर आपने पढ़ के वापस आना है, तो भी आपको देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपके लिए बेहतर है। फिर आपने ये नहीं देखना है कि वहाँ सेटलमेंट है कि नहीं है, फिर आपने ये देखना है कि क्या उस कंट्री का, क्या उस डिग्री का, यूनिवर्सिटी का आपकी आने वाली ज़िंदगी में फ़ायदा होगा, फिर आपने उसका फ़ैसला लेना। जी, तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको ये बताया कि अगर आप बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं और अपनी स्टडीज को फर्दर परस्यू करना चाहते हैं, या आपका सेटलमेंट का प्लान है, या जो भी प्लान आप कर रहे हैं उसको आपने किस तरह से सिंक्रोनाइज करना है और अपने कंट्रीज को किस तरह से शॉर्टलिस्ट करना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।